लेकिन अब हम रुक कर लेते हैं आज जिस स्टॉक पर सबकी नजर रही और वो स्टॉक था आईटीसी में आज तूफानी तेजी दिखी। शेयर 5% उछलकर पिछले 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर चला गया। आखिर क्यों फोकस में है आईटीसी, बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण। ओवर टू यू वरुण। देखिए, आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए आज एक बड़ी खबर आई है और वो ये है कि 14 दिसंबर को आईटीसी जो है वो इन्वेस्टर्स डे रखने वाला है। दरअसल आईटीसी पहली बार इस तरह का इन्वेस्टर डे कर रहा है और ये अपने आप में बड़ी बात है। आपने देखा होगा बाकी कंपनियां इन्वेस्टर डे करती है लेकिन आईटीसी अब तक नहीं करती थी और पहली बार आईटीसी भी जो है वो इन्वेस्टर डे कर रही है। अब इन्वेस्टर्स क्या सुनना चाहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टर सुनना चाहेंगे वो ये है कि कंपनी अपने डीमर्जर को लेकर क्या प्लान कर रही है। क्या वो एफएमसीजी कारोबार को डीमर्ज करेगी, क्या वो होटल कारोबार, क्या एग्री, क्या इंफोटेक कारोबार को अलग करेगी और इनमें से कौन सा कारोबार जो है उसको अलग करके लिस्ट कंपनी करेगी, इसके ऊपर सभी की नजर होगी। एफएमसीजी कारोबार में ओवरऑल इंटीग्रेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स पूछना चाहेंगे कि क्या आप कर रहे हैं। साथ ही साथ हाल ही में कंपनी ने सनराइज फूड्स को एक्वायर किया था, तो जो स्पाइसेस का कारोबार है उसके इंटीग्रेशन को लेकर कंपनी क्या कर रही है ये भी इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे। नो डाउट डिविडेंड पॉलिसी कंपनी लेके आई है और अपना डिविडेंड जो है कंपनी ने दुगना कर दिया है। लेकिन याद रखिएगा, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 सालों में 3 बार कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए हैं, 2005, 2010, 2016 और अब 5 साल के ऊपर हो चुके हैं। लेकिन कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बोनस, राइट इशू या फिर और किसी तरह से रिवॉर्ड नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आईटीसी फिर से बोनस, राइट इशू या फिर किसी इसी तरह का चीज़ देके इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने की कोशिश करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो इस पे भी इन्वेस्टर्स क्लैरिटी डाइग्रेस करते हैं और विनी से जानते हैं जो आईटीसी को बहुत क्लोजली ट्रैक करती है। आईटीसी ने बहुत ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंट भी किया है। कुछ ना कुछ प्लान होता है फिर डिसअपॉइंट हो जाता है। 260 तक गया था कि अब कुछ आ रहा है वैल्यू क्रिएशन, क्योंकि अगर आप प्योरली ये देखें द कैश अमाउंट जो ये एनुअली कैश फ्लो निकालते हैं, कंपेयर करिए न्यू एज कंपनी से, बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है इस कंपनी में, लेकिन वो वैल्यू अनलॉक नहीं हो पा रही है। राइट, तो क्या हो सकता है इस बार एनालिस्ट मीट का फोकस? इन सब के बारे में बात करने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ रही है। विनी बताइए। अजय, एक तो ये फर्स्ट टाइम आईटीसी पहली बार सबसे पहली एनालिस्ट मीट होल्ड करने वाला है ये टाइम, और ये मीट है 14 दिसंबर को होने वाली है। तो इससे लेके आज देखिए तो स्टॉक प्राइस में भी काफी एक्साइटमेंट दिख रहा है और स्टॉक अप है ऑलमोस्ट 4% अभी देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग मीट होगी, क्योंकि ये पहली बार होगी कि इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट सब बात कर सकते हैं आईटीसी के डिविजनल हेड के साथ, तो उनसे काफी ज्यादा डिटेल्स भी मिल सकती है ना। अगर हम देखा जाए तो काफी सारी रूमर्स भी पहले आती थी एफएमसीजी बिजनेस में, सुना है कि डीमर्जर होने वाला है बिजनेस का, अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू इन एफएमसीजी बिजनेस, तो उस पे काफी क्लैरिटी मिल सकती है। क्या प्लान है कंपनी का डीमर्जर के लिए, एफएमसीजी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर बिजनेस में कौन से प्लान्स है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है एफएमसीजी बिजनेस में, इंटीग्रेशन ऑफ फूड बिजनेस जो है उसमें भी क्या स्ट्रैटेजी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए उसकी सिगरेट बिजनेस में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस है, उसकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है, काफी सारे कंसर्न्स आते हैं टैक्स मैटर्स पे, उस पे टबैको पॉलिसी की भी बातचीत चल रही है, तो उस पे क्या फोकस है, उनका क्या व्यू है, उस पे प्रोडक्ट मिक्स क्या एक्सपेक्टेड है सिगरेट बिजनेस में गोइंग फॉरवर्ड, वो सब की पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं ये इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट में। होटल्स बिजनेस में भी देखेंगे कि उसकी डीमर्जर वायबिलिटी क्या है, सस्टेनेबल है कि नहीं, ये प्लान है कि नहीं होटल बिजनेस का, और एसेट लाइट मॉडल जो है वो फोकस करने वाला है। उस पे भी कंपनी ने कहा है कि वो लोग एसेट मॉडल लाइफ जाने वाले, तो उस पे इन्वेस्टमेंट रिडक्शन क्या होगा, अभी क्या प्लान्स है कंपनी के, तो काफी एक्साइटमेंट है ये एनालिस्ट मीट पे जो होने वाली है 14 दिसंबर को। तो हम लोग श्योरली ध्यान रखेंगे, अपडेट करेंगे आप सबको कि क्या हो रहा है एनालिस्ट मीट डे पे। जरूर हम आपके पास आएंगे समझने के लिए। तो ये विनी बता रही थी क्या फैक्टर्स बाजार कौन से फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है। बट अमित, अगर 2 मिनट बात करते हैं इस पे। Welcome back. Well, let's get talking about that ITC analyst meet. It's the first ever, which will be held next Tuesday. CNBC TV 18 Shilpa Ranipeta is here with all of the details on what we can expect. Shilpa.
Well, that's right. The first ever analyst meet of ITC that's going to happen on the 14th of December. But first, let me tell you what we're picking up from the company in terms of what the focus areas for the company will be. Now, one major is its ITC Next strategy that the company is finalizing. It's also looking at, the focus will be on the integration of its mega FMCG brands like your Ashirwad, Sunfeast. That's another major area of focus for the company. It's also looking at adjacencies under the current FMCG brands as well. We've already seen a lot of adjacent expansion that has been happening on that front. It is also going to focus a lot on its agri business. That's another major focus area, whether it is enhancing tech capabilities, the super app that it is looking to launch for the agri business. It's also looking to link e-Chopals to about 4,000 farmer producer organizations, and then value-added agri products. That's going to be a major focus area as well. Then coming to the hotels business, now we're given to understand that the demerger of the hotels business is set to happen, but the timing is what the issue is currently. The company is waiting for the hospitality business to stabilize, and then it's going to go ahead with its asset-light strategy. If you remember, it had launched a new brand story also under this asset-light strategy of the business. ITC Infotech, they're also likely more investment going into that business, and acquisitions also. That's something that the company is looking at for its D2C brands, is looking at adding more D2C FMCG brands to the company as well. Now, we also sort of try to understand from investors what they're looking to understand or what they would like to know from the analyst or the investor meet. And we're given to understand that value unlocking for such a diversified company, that is what the investors are looking for, and clarity on the demerger or a separate listing, whether it's FMCG or the tech or the agri business. So largely that's what we can look forward to, but let's see actually what happens on the first ever analyst meet on the 14th of December. Back to you. Absolutely, Shilpa. This is going to be a big one to track. Thanks so much for giving us perhaps a bit of a preview in what we could expect. Let's move on and talk about Asian Paints. That stock is moving up as well. The paint major has refuted all allegations made by InGovern on the related party transactions. Agam is here to provide the background as well as the news. Agam. So through a release, Asian Paints has refuted all the allegations made by the corporate governance advisory firm InGovern, and they say that the report has released by InGovern is based on incorrect facts and premises, and they say that the related party transactions are under the Indian laws and are legal and valid. Moreover, they also say that the concerned transactions will bring distinctive benefits to the company. The company has been entering into these transactions, in fact, over the last 3 decades. To talk about some specific allegations and clarifications coming in, InGovern report has suggested that promoter directors who own Paladin Paints that forms about 7% of the value of goods purchased from promoters controlled entities. But the company has responded that in FY20, Asian Paints purchases formed 0.2% and not 7% of the purchases. That is through Paladin. The company, moreover, has also said that it has voluntarily disclosed related party transactions where the value exceeds 10% of all the overall transactions, and the voluntarily disclosed transactions form 85% of all transactions with related parties during the period. And overall, it has clarified a lot of the allegations that have been put forward through InGovern's. Okay, all right, Agam. Thanks very much for that. Well, that's on Asian Paints, but Gland Pharma is one particular stock that I'm tracking. They've got a tentative nod from the US regulator for a particular injection, and that's actually positive news for the company. So this is basically to help in terms of reducing blood clots as well as reducing the risk of heart attacks. But the reason why that stock is in focus is on account of this particular drug, where they say that they have first to file for the product, and hence they have 180-day exclusivity or 6 months exclusivity. This is after the patent expires. Now, a couple of key points to note is that this particular product itself has a small market size according to analysts, around $40 to $50 million in the US, but it is limited competition, so there are only around 2 odd filers for this drug in the US, and one will have to see whether or not Gland Pharma is probably going to launch this drug at risk. That means that if they get final approval from the US FDA and the patent is still on, will they still go ahead and launch this drug with this partner? Even if the launch is at risk, the street is anticipating, or analysts are anticipating, around $6 to $7 million in terms of market size or what they could make, and simply because if you assume around a 40 to 50% discount, 50% market share that they would get in it, and even if you factor in around 50% in terms of share,
for Gland Pharma, the other 50% obviously going to its partner. But it shows the prowess of the company in terms of increasing its scale in the injectables business in the US markets. Okay, sorry, interesting. We need to slip into a very short break on that note. We'll come back and get you more on the markets and individual stocks. Your first thoughts? The company, it's welcome news. I mean, they will meet investors, they will talk to analysts, get feedback. It's an all-day thing. But what do you expect to hear? I think it's a very welcome development. We have a target price of 265 on ITC. So we do see more momentum in ITC in the near term. We expect specific sessions on their key businesses like FMCG, tech, agri, and maybe a few more. Investors would look to understand in FMCG what is the company doing in terms of the recent acquisitions in the last 3 years. They recently invested in a D2 brand also. Similarly, in agri, investors would try to understand what can be the long-term potential of each of us, what are the synergy benefits with FMCG. In terms of hotel, also we are seeing improvement in terms of occupancy and rack rates. Tech business currently has come into limelight, and ITC has also started sharing numbers for its tech business. So we do expect more clarity on the growth rates going ahead. We expect ITC to be aggressive here. So clearly, comfort in valuation is there. We have also seen the main core business of cigarette. That also has come back to pre-COVID levels. So here, investors would like to understand how company is competing with Godfrey Phillips Marlboro brand, how they are overcoming the issue of all these restrictions government is putting, what can be the long-term growth in the premium and what's happening in the 64 and so a lot of investor interest will be there. So clearly a good improvement in terms of transparency, but important to now note what's going to happen on February 1st. Expect a good increase in the cigarette taxes, but that will be happening after 2 years. So that is a key monitorable on the February 1st budget day. Got it. Avnish, good morning. So purely from a demerger point of view, what is the market view that it's going to be hotels first? They will see how it goes, then the rest, or do you expect some kind of clarity going forward on how it's going to pan out with multiple businesses? So if you see the SOTP valuation, hotel doesn't get a very high value. Hotel is a fragmented and highly competitive industry. And yes, last 2 years because of COVID, it has been massively impacted. My sense is ITC will look to unlock value at the right time. Currently, again, Omicron scare is there. Having said that, we have seen a very good recovery for all hotel players. Yes, in hotel, investors would like to get clarity on what can be the value unlock. Last 3-4 years, ITC has been focusing on management contracts. So it's largely the low capex model, and that will continue. But it will always be good to get value unlock here. I think the bigger picture can emerge in the tech business. That's a sector which has really massively re-rated. That's a much larger business also. That will be very interesting. Apart from that, the agri business and in the long term, the most interesting value unlock can be the FMCG business. That has also now become largely cash flow generating on its own. The margins have improved, the growth rates are decent, a lot of acquisitions have happened. But yes, you're right. Investors would like to get some more clarity on the value unlock in its different businesses because cigarette is still 85% of the profit, and that does have the ESG concern. Right, Avnish, I think the demerge of the hotel business will be ROC accretive as well because a lot of capital goes out there. Assuming it happens at some point of time, how does this change things? I mean, would you give it a higher multiple? What kind of value accretion could happen if in case it happens at whenever, maybe in the next year, 2 years, 3 years, whenever? So yes, currently most of the brokers do value, including us, in terms of PP. So it is not that we don't give separate values. But what can happen is clearly there will be a lot of investors who are looking to say invest just in a hotel stock, just in a tech stock. Currently, they are not really able to play that via ITC. So there will be a lot of investor interest coming when that happens. We always see any company in which demerger, value unlock happens, there is a huge interest coming in. But as I said, hotel business does not really change the picture. It does give an intent to investors that yes, now management has started working on this.
Yes, to give them credit, last 1.5 years in the COVID, you cannot do any value unlock in the hotel business, which was massively impacted. But I think the investors will then start seeing that, yes, longer term, this company is looking to value unlock in its businesses. The most important ones will be the tech and FMCG, in my view. Those are the larger businesses. Those are the high multiple businesses. Hotel is just an intent rather than it will change anything big in terms of the needle. It's more of an intent, I would say. But yes, tech and FMCG are the big ones. Okay, Avnish, now that we have you with us, sorry, one out of syllabus question. Z has started to make big moves. I think the date for the deadline for due diligence is coming up. Is the market now pricing in that it will be a binding deal soon? And what would be your view on the stock now? Yeah, very positive on the stock. In fact, we released a report just last night. We have one of the most aggressive target price on Z. Yes, you're right. Currently, market is factoring in most of the positives from a deal happening. If you see, the stock has doubled in the last 6-7 months versus the most mid caps crashing 20-30%. So you're right. But there will be a lot of synergy benefit once the deal actually happens. When approvals happen, there will be 6 to 10% revenue synergy, cost synergy benefit. Currently, most brokers give a negative value to OTT. If you see the kind of valuation digital businesses like Nykaa get, wherein they get 25 to 30 times also EV to sales, Z's OTT business plus Sony Live itself can be a very sizable business, and that itself will start getting good valuation because it will become like a must-have for most subscribers. So I will say still long headroom for the stock to do well. I will not rule out much higher return from a 2-year perspective, but I think in the near term, most of the deal happening, I think that is getting factored in the price. Okay, Avnish, we'll let you go on that note. Thanks a lot for joining us. That's the word from Edelweiss on ITC and Z. The pre-open has settled, by the way, 40 points lower on the Nifty and flat on the Bank Nifty. And the reason for that is that, a couple of stocks like Tata Motors and Reliance. Now, on Reliance, perhaps, of course, while there's that, float angle, but just in the near term, more shares are available for trading. So perhaps that's why it's seeing a bit of a decline. On the upside is IndusInd Bank, by the way, 1.5% higher on that stock. Mitesh, if we open here, you trade the index, and what's your 9-10 call? So on the index, as I said, I think would wait for some kind of dip to come in before buying into it. But on the 9-10 call side, I think granules can be bought with a stop at 327 for targets of 350. Okay, and Shrikant, what are you going with? Yeah. On the 9-10 call, Anuj, I would like to go with Fortis Healthcare, which is currently around 274, 275. There we feel the stock is heading for the levels of 290. We can keep stop loss at 267 for the same. Okay, gentlemen, thanks for taking us through the market opening. Well, just about 20 seconds left for markets to open. We're going to open right at the 20-day moving average on the Nifty and even on the Bank Nifty, actually almost there. And then we'll take it from there. Today, of course, the global Q is slightly on the negative side. So it will be interesting to see if the dip gets bought or, the market starts to see a bit of a decline. It's Friday as well. The market sitting on 2% weekly gains. So generally, जब तक चर्चा आगे बढ़ाते हैं तब तक आपको जरा आईटीसी के दर्शन करवाते हैं और यहाँ पर दो अजीब बातें हो रही हैं। जो आईटीसी के सुपर बुल हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो गया और आप इस स्टॉक को ना देखें ट्रेड के नज़रिए से, लेकिन स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आईटीसी अब 4% ऊपर है और आप जो वॉल्यूम्स देख रहे हैं वो देखते ही बनते हैं। 4.5% का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है और बाजार बंद होने में अभी भी घंटे भर से ज़्यादा है। आप वॉल्यूम पिक्चर देखें तो आप देखें कि 5 दिन का एवरेज यहाँ पर टूटता हुआ 2 करोड़ 31 लाख शेयर यहाँ पर आईटीसी के ट्रेड हो चुके हैं। हर तरीके का मापदंड आपको बढ़िया दिखेगा। 1.33 गुना 5 दिन एवरेज आप आईटीसी में आते हुए दिख चुके हैं। और इसके पीछे खबर जो कि कुछ समय में यतिन जी आपको बताएंगे वो ये है कि इनका इन्वेस्टर डे आप पहली बार सेलेक्ट होते हुए दिखेंगे। वो कुछ समय में आपको बताते हुए दिखेंगे यतिन जी, लेकिन नंदी साहब से जोड़ते हैं। शुभदीप जी, आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में ही कहा कि भाई आईटीसी आज का काम हो गया, लगातार 3 दिन से हरे निशान में है और शायद डेली चार्ट्स आपको यहाँ पर आज का काम समाप्त होते हुए दिखा रहे हैं। पोजिशनली बताइए क्या हो सकता है। 35-36 के ऊपर इसको क्लोज करने दीजिए, माने दैट्स द मिनिमम थिंग वी शुड बी लुकिंग फॉर। आई विल टेल यू व्हाई। मैं एक लॉजिक देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट में।
आईटीसी अगर हम लोग देखें, ये लास्ट ये जो 235 लेवल आप देख रहे हो, इट वाज हियर समवेयर अराउंड 22 नवंबर, करेक्ट? ये 35 क्रॉस किया था, ऊपर करीबन 45 गया था, फिर यहाँ से मैसिव एक सेलिंग आया था। तो वहां पे आप देखोगे ये 35 से 38 इस रीजन में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, जो डिलीवरी वहां पे लिए थे कि नीचे आ गया है फिर 260 वगैरह जाएगा, वो लोग एक बार तो जरूर निकलेंगे। तो एक बार भी अगर निकल गए तो देयर शुड बी सम सेलिंग ऑन इट, एंड आईटीसी मूविंग फ्रॉम 225 टू 235 इन अ सिंगल डे, उसके बाद 35 में हाथ देने से ये नहीं है कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और 35-36 भी नो दैट्स अ मैसिव रेजिस्टेंस 35 टू 38, तो इसको 38 के ऊपर क्लोज करने दीजिए कल, इसको जाने का तो ऊपर बहुत ज्यादा है। और आप जो न्यूज बोल रहे हो कि इन्वेस्टर डे सेलिब्रेट करेगा उसलिए बढ़ रहा है, ये थोड़ा यूफोरिया हो गया। दिस कैन नॉट बी अ फंडामेंटल लॉजिक फॉर आईटीसी टू बाय। टेक्निकली अगेन 35-38 रेजिस्टेंस, 38 को ऊपर अगर क्लोज करे देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। जी नंदी साहब, मेरा काम है एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग थीसिस रखना टेक्निकल पैनल के सामने। अब आप उसकी धज्जियां उड़ाएं या आप उसको आगे बढ़ाएं, ये आप ही की तरफ की बात है। हमारा काम है डेटा प्रस्तुत करना, आपका काम है उस बढ़िया तरीके से उस डेटा को एनालाइज करके एक शानदार ट्रेड बनाना। तो नंदी साहब की राय है कि भाई यहाँ पर सप्लाई आ सकती है, तो फिलहाल कूदने की चेष्टा ना करें। देखते हैं 35-36 के ऊपर अगर आईटीसी जाता हुआ दिखता है तब वहां पर टिप्पणी नंदी साहब करेंगे। लेकिन पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से वीरेन जी की जो उंगलियां हैं वो कीबोर्ड पर कुलबुला रही हैं इसके ऑप्शन ट्रेड पढ़ने के लिए। कुमार साहब। शैल जी, अगर आप देखें आज सुबह से वाकई अगर आप देखें आईटीसी स्ट्रांग, और कैंडल इतनी स्ट्रांग हुई कि पूछे मत। बस एक चीज़ है, आई मीन शुभदीप की बात अगर आप देखें अपनी जगह 336 का लेवल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 16 सितंबर की कैंडल थी ना शैल जी, उसके बाद जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ कि पूछे मत, गजब था उस दिन का वॉल्यूम। हालांकि आज का वॉल्यूम उसका हार्डली 1/3 भी नहीं है अब तक, तो उस कैंडल का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, पहली बात यह है। लेकिन आज 233.80 और मेरे ख्याल से शैल जी जो लेवल था मेरे मुताबिक 234 था। एक वो पहला कंजेशन जोन जो इसने उसी दिन 17 सितंबर को पार किया था 234 का, उसके बाद एक नया मूव आया, फिर रिट्रेस हुआ 232.78 पर एक सपोर्ट लिया, फिर पुल बैक लिया 265 तक का, और आज सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो मैं आई थिंक शैल जी अगर आप मुझसे कहें तो शायद एक बार के लिए 240 की कॉल पकड़ने की कोशिश करूंगा। और वॉल्यूम्स का हालांकि थोड़ा सा अभाव है, लेकिन वो मैं अपने आई थिंक स्टॉप लॉस के साथ कहीं ना कहीं उस रिस्क को मैनेज करना चाहूँगा। अच्छा, एक तर्क हो गया शुभदीप जी का, एक तर्क मेरा हो गया, मेरे को सारे एवरेजेस के ऊपर इसका फ्लोट करना अच्छा लग रहा है। आशीष बहती जी, आपका लॉजिक क्या कहता है? 233.40 कल के लिए कुछ करना चाहेंगे आप? 240 के कॉल ऑप्शंस पे आपका राय क्या है? ₹4.10 पे ट्रेड कर रही है इस वक्त। जी काफी अच्छा मूव देखने मिला आईटीसी में, और रेयर मूव्स जिसको हम बोलते हैं आईटीसी में ऐसा देखने मिला। जो नंदी जी बोल रहे हैं कि स्टॉक में काफी यूफोरिया हो गया है, आई अग्री विद इट, एंड इसीलिए जैसे आपने बताया कि ऑप्शन विल बी अ मच बेटर प्ले, क्योंकि रिस्क काफी डिफाइंड हो जाता है। और 240 वाली जो कॉल है वो ₹4 चल रही है, उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है, या इसके जो 237 वाली जो कॉल है वो अराउंड ₹5 चल रही है, उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। तो अगर ₹4 वाली कॉल में कोई पोजीशन बना रहा है तो एक ₹3 का एसएल लगाकर ₹7 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं, ये कल मूव अगर कंटिन्यू रहता है तो। यतिन जी भागे भागे स्टूडियो में आ रहे हैं। एक्चुअली बात ये थी कि आईटीसी का जो लिंक था वो स्लेटेड था कुछ समय बाद, लेकिन क्योंकि जोश आ गया काउंटर में तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि यतिन जी को जल्दी जोड़ा जाए। माइक अप हो रहे हैं, चेहरे पर बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने क्या कहना चाहिए रंगत इंप्रूव की है। माइक अप हैं आप यतिन जी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नंदी साहब भी सुन रहे हैं और बहेती साहब भी जुड़े हुए हैं, और अब चर्चा शुरू होगी आईटीसी के इन्वेस्टर डे की। क्या बात है यतिन जी?
बिल्कुल। तो देखिए शैल जी, जहां तक कि आईटीसी का सवाल है, मैं कहूँगा मुझे ये नहीं पता इसके पहले कोई इन्वेस्टर डे हुआ था कि नहीं, लेकिन बहुत ही बड़े समय गाले के बाद आईटीसी अपने इन्वेस्टर डे और इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट डे मनाने वाली है। और ये जो मीट होने वाली है कुछ ही दिनों में, वहाँ आपको दिखेगा मैनेजमेंट काफ़ी सारे मुद्दों पे बातचीत करते हुए। 5 वो बड़े सवाल हमने प्रिपेयर किए हैं जो आईटीसी के निवेशक, आईटीसी के एनालिस्ट और आईटीसी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी जो संस्थागत निवेशक हैं वो मैनेजमेंट से पूछेंगे। और अगर आप उसका क्रम देखें तो सबसे पहले जो टॉप एजेंडा में चीज़ें हैं वो 2 हैं। सबसे पहले होटल बिजनेस, जो होटल का कारोबार है, उसको किस हिसाब से आप डिमर्ज करेंगे या वहाँ किस हिसाब से आपकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। दूसरा सबसे अहम सवाल होगा आईटीसी इन्फोटेक, जो कि उनका आईटी सॉफ्टवेयर बिजनेस है, वहाँ किस हिसाब से वैल्यू अनलॉकिंग होगी, वहाँ क्या डिमर्जर हो सकता है, वहाँ क्या एक लिस्टिंग का प्रावधान है, उसका आईपीओ आ सकता है। तो ये 2 अहम पहलू हैं जहाँ चर्चा निवेशक करते रहेंगे। और अगर आप दूसरे 3 सवाल की बात करें, क्योंकि 5 सवाल मुख्य हैं जिनमें से 2 की चर्चा हमने की, 3 मुख्य सवाल उसमें है कि डिविडेंड और बायबैक को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है आईटीसी एक 5% डिविडेंड यील्ड की कंपनी है, कंपनी ने किसी प्रकार का बायबैक पिछले दिनों में नहीं किया है। तो क्या डिविडेंड और बायबैक के मिक्स से कंपनी आगे चलेगी, शेयर होल्डर्स को किस हिसाब से इसका फायदा होगा, वो एक स्ट्रैटेजी पे कंपनी को पूछा जाएगा। और दूसरा कैपिटल एलोकेशन कैसे किया जाए, क्योंकि हमने ये देखा है एफएमसीजी बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है, सिगरेट बिजनेस में बातचीत हो रही है कि यहाँ क्या टैक्स लगेगा, यहाँ क्या वॉल्यूम ग्रोथ में धीमापना आएगा। तो ये सब सवाल हैं जो मैनेजमेंट को पूछे जाएंगे। लेकिन शैल जी, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले 2 सवाल कि आईटी बिजनेस का क्या होगा और होटल कारोबार में क्या डिमर्जर होगा कि नहीं। और मैं 2-3 बातें आपको बताना चाह रहा था यतिन जी। जब आप मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी कक्षा में थे, तब आईटीसी होटल्स एक सेपरेटली लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी, और मेरे ख्याल से हमारे देश की तीसरी बड़ी, जो सबसे बड़ी होटल चेन है, वो आईटीसी चलाते हुए दिखती है। अक्सर हम लोग उनके कैपिटल एलोकेशन पर काफ़ी चर्चा करते हुए दिखते हैं कि यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल इतना अच्छा नहीं है, और शायद वो कारण था कि शुरू से ही आपने आईटीसी को होटल्स बिजनेस पेरेंट में मर्ज करते हुए देखा। आईटीसी भद्राचलम भी एक टाइम पे लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी। मैं आपको करीब 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे देश के मेरे ख्याल से पहले 5 प्लेयर्स में से आईटीसी भद्राचलम का पेपर बिजनेस भी आता होगा, जो कि पेपर इंडस्ट्री है। तो ये 2 बिजनेस विलय किए गए अपने मेन पेरेंट के अंदर, और अब देखिए कि यहाँ पर डीमर्जर होता ही नहीं होता। और आईटीसी इन्फोटेक ये अपने आप पे भी एक मिड कैप आईटी कंपनी है जो 100% मेरे ख्याल से सब्सिडरी है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है कंपनी की, जहां अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो 25 से 30 हजार करोड़ का पीक वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल सकता है। रही बायबैक और इसकी बात डिविडेंड की, तो मेरे ख्याल से अगर आप आईटीसी की बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर जो कैश एसेट्स हैं वो आपको दिखेंगे लगभग, आप समझिए 23 से 25 हजार करोड़ रुपए। तो इनको भी एलोकेशन अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है। इस समस्या से इन्फोसिस भी काफ़ी जूझी थी, और फिर वहाँ पर चर्चा हुई कि भाई अगर आप कोई एक्विजिशन नहीं कर रहे तो जो 50% आपका सालाना प्रॉफिट है उसको आप डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांटें। तो ये चर्चा है जो आपको आईटीसी में शायद होती हुई दिखे। यतिन जी ने 5 सवाल अपनी तरफ से पहले ही तैयार कर लिए हैं।